अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुझे अपनी कज़िन की शादी पर जाना था और मैं पहली बार ट्रेन पर अकेले सफ़र कर रही थी। मेरे सामने एक सूटेड बूटेड खूबसूरत नौजवान बैठा था। ट्रेन अगले स्टेशन पर जैसे रुकी, न खाने पीने के लिए नीचे उतरी। जब वापस आई तो वो नौजवान अपनी सीट पर नहीं था, लेकिन उसका टैची उसकी सीट के नीचे था। कुछ देर बाद उसमें से लाल रंग का महलूल निकलने लगा। मुझे लगा वो शरबत है। जैसे मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, मेरे होश उड़ गए। भूतो लाहौर से कराची तक के सफ़र ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। वो एक ट्रेन का सफ़र था जिसने मुझे रातों को बिहाना ख्वाब बनकर डराया था, और मैं कई सालों तक खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम मारीना है और मैं लाहौर डिफेंस के एक घर में रहती थी। मेरे माँ बाप की चूंकि मैं इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझे आला से आला तालीम दिलवाई। इनका ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मैं इनके ख्वाब को ताबीर करना चाहती थी। मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ थी, इसलिए मैं किताबों में सर दिए रहती थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना और रिश्तेदारों की तरफ छुट्टियां मनाने जाना, इसका टाइम मुझे बहुत ही कम मिलता था। मगर कराची में मेरी कज़न मारिया की शादी थी। हम दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे, इसलिए इसने मुझे शादी से एक हफ्ता पहले आने की ख़ास ताकीद की थी और कहा था कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहा कि मैं कौन सा तुम्हारा दूल्हा हूँ जिसके बगैर तुम्हारी शादी ही नहीं हो सकती। मगर वो ऐसी ही जज्बाती थी, इसलिए मैं इसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी और अपनी टफ रूटीन छोड़कर इसकी शादी में जाना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो एक हफ्ता पहले ही कराची पहुँच चुके थे। मेरे चूंकि पेपर्स हो रहे थे, इसलिए मैंने वादा किया था कि एग्ज़ाम्स के बाद मैं खुद ही चली आऊँगी। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे और मैं ट्रेन में बैठी हुई सोच रही थी कि मेरी तो बहुत ज़्यादा दुर्गत बनने वाली है, क्योंकि वो मुझसे बेहद नाराज़ थी। मैं ट्रेन की इकॉनमी क्लास में बैठी थी। इकॉनमी क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा रश था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरे। कुछ लोगों की मंजिल आ चुकी थी और कुछ लोग वैसे ही थोड़ी देर सस्ताने के लिए नीचे उतर चुके थे। मैं अब ट्रेन में अकेली रह गई थी। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा बाहर जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि 15 मिनट के बाद फिर से ट्रेन ने रवाना हो जाना था। मैं ट्रेन से नीचे उतरी और सामने गोलगप्पों की रेहड़ी देखकर मेरे मुंह में ढेर सारा पानी आ गया। गोलगप्पे खाना मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, इसलिए मैं जल्दी से ट्रेन से उतरी और एक प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर करके इंतज़ार करने लगी। बार बार घड़ी की तरफ देखती थी कि कहीं ट्रेन निकल ना जाए। मैंने खूब जी भरकर गोलगप्पे नोश फरमाए तो जल्दी से ट्रेन की तरफ भागी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मेरे सामने वाली सीट पर एक नौजवान लड़का सूट बूट में मलबूस बैठा था। मैं इसे देखकर ज़रा सा चौंकी, क्योंकि ट्रेन से उतरने से पहले यहाँ पर एक खातून और इसके बच्चे बैठे थे। शायद वो स्टेशन पर उतर गए होंगे और नया मुसाफिर बैठ गया होगा। इसने काफ़ी कीमती लिबास पहना हुआ था। मैं ज़रा सी मोहतात होकर बैठ गई, क्योंकि मुझे अजनबियों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था, और इस तरह के नौजवान लड़के तो बात करने का बहाना ढूंढते हैं किसी लड़की के साथ। इसलिए मैं अंदर तक उतरती नज़रों से इसे देखकर इसका तफसीली जायज़ा लेने के बाद बाहर देखने लगी। मेरी आदत थी कि मैं चंद लम्हों में अपने सामने मौजूद शख्सियत का अच्छी तरह जायज़ा ले लेती थी। इसने क्या पहना हुआ है और वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, ये मेरी शुरू से ही आदत थी और मैं इस आदत से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। इसलिए सामने मौजूद शख्स, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा और डिसेंट मालूम होता था और किसी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, इसने बेहद कीमती ड्रेस पहना हुआ था और इसकी बाएं कलाई पर बहुत महंगी ब्रांडेड रिस्ट वॉच थी और बाएं हाथ की दूसरी उंगली में एक रिंग भी पहन रखी थी, जिसे वो बार बार घुमा रहा था। इसे देखकर लगता नहीं था कि वो शादीशुदा है, मगर वो रिंग में पहचानती थी कि ये वेडिंग रिंग है। इसका तफसीली जायज़ा लेने के बाद मैंने फिर से अपना चेहरा मोड़ लिया और बाहर भागते मनासिर देखने लगी थी। एक बात जो मैंने नोटिस की थी वो ये कि वो बेपनाह तशवीश में
और परेशान लगता था। बार बार अपना रुमाल जेब से निकालकर अपने माथे पर आया पसीना साफ कर रहा था। हालांकि ट्रेन में इतनी भी गर्मी नहीं थी। बाहर से आने वाली हवा के झक्कड़ से मेरे बाल उड़ रहे थे, जिनको मैं बार बार चेहरे से हटा रही थी। कुन आँखियों से सामने बैठे मौसूफ को भी देख लेती थी, जो न जाने इस कदर बेचैन क्यों था। खैर, मुझे क्या लगे। अगले स्टेशन पर ट्रेन फिर ज़रा सी देर को रुकी थी। मैं अब बाहर नहीं गई थी, बल्कि ट्रेन में ही बैठी रही, अपने मोबाइल पर लगी अपने कज़न को अपडेट कर रही थी। इसे तसल्ली दे रही थी कि बस पहुंचने ही वाली हूँ। अचानक ट्रेन में एक आइसक्रीम बेचने वाला आ गया। मुझे इस शदीद गर्मी में आइसक्रीम की बेपनाह तलब हो रही थी। मैंने अपना पर्स खंगाला तो इसमें हजार के नोट थे। एक नोट इस आइसक्रीम वाले को पकड़ाया तो इसने मायूसी से कहा कि मैडम, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। मुझे बेपनाह मायूसी हुई थी। इससे पहले कि वो पलट जाता, मैंने कहा ठहरो ज़रा, और अपने सामने बैठे इस मर्द के आगे हथेली फैलाती कहा कि मिस्टर, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? मैं अगले स्टेशन पर खुले करवा कर आपको दे दूंगी। मैंने अपनी मस्कीन सी शक्ल बनाकर इसे देखा तो इसने नागवारी से पहले तो मुझे घूरा कि ये कौन सा तरीका है अजनबी से पैसे मांगने का, मगर मुझे इस वक्त आइसक्रीम की इतनी तलब हो रही थी कि मैंने अपनी अना पर पैर रख दिए। इसने उजलत में अपनी जेब से पैसे निकाले और बगैर गिने इस आइसक्रीम वाले को थमा दिए और कहने लगा कि छुट्टे नहीं है मेरे पास, मगर तुम रख सकते हो। वह कमाल की सखावत थी। मुझे ज़रा सी शर्मिंदगी तो हुई कि ख्वामखाई पैसे मांग लिए। इससे अच्छा था कि मैं सब्र कर लेती, मगर अब तो गलती हो चुकी थी, सो क्या पछताना। मैं मज़े से आइसक्रीम खाने लगी थी। मैंने आइसक्रीम खाने के बाद पर्स से 1000 का नोट निकाला और इसे थमा दिया। मेरे पास भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो तो मैंने अपनी जल्दबाजी में इसकी नज़र में अपना इम्प्रेशन गलत बना लिया। वो पैसे पकड़ने की बजाय नागवारी से मुझे देखने लगा और कहा कि मैं लड़कियों से पैसे नहीं लेता, ये मेरी शान के खिलाफ है। और मैं तो इसकी बात पर तिल मिलाकर रह गई थी। खुद को जितना कोसती उतना कम था। मैंने कहा मैंने पैसे उधार मांगे थे, फ्री में मैं भी किसी का एहसान नहीं लेती, ये मेरी अना के खिलाफ है। मैंने दू बदू जवाब दिया, मगर इसका चेहरा वैसे ही बेतासुर और बर्फ जैसा रहा। कहा कि चलो फिर अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतरना, पैसे खुले करवाकर 500 मुझे दे देना। मैंने खुशी खुशी 1000 का नोट बैग में रख लिया। सोचा कि अगला स्टेशन बस आने ही वाला है, मैं इसका एहसान लौटा दूंगी। मगर मेरे वहम में भी ना था कि वो अपने एहसान का बदला मुझसे यूं चुकाएगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकूंगी और मेरी नॉर्मल और खुशियों भरी ज़िंदगी एकदम से ही वीरान हो जाएगी। क्योंकि अगले स्टेशन पर जब ट्रेन एक बार फिर से रुकी और हमारी बोगी वाले कुछ मुसाफिर अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए और कुछ यूं ही बाहर निकल गए, मगर वो टांग पर टांग जमा कर बैठा रहा। इसके चेहरे में शदीद घबराहट थी, जिसे छुपाने की वो सरतोड़ कोशिश कर रहा था। इसने मुझे इशारा किया कि जाओ बाहर और मेरा कर्ज चुका दो। मैं जो पहले ही उठने वाली थी, इसकी जान ने मुस्कुराकर देखा और बाहर निकल गई। मगर जब मैं वापस 15 मिनट के बाद ट्रेन में दाखिल हुई तो इसकी सीट बिल्कुल खाली पड़ी थी। मुझे हैरत हुई और फिर सोचा शायद वो भी कहीं उतर गया होगा, अभी आ जाएगा। मगर जब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और वो ना आया तो मैं एकदम से तशवीश में मुब्तला हो गई थी। जल्दी से ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, मगर इसका दूर दूर तक नामो निशान तक ना था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था, मगर अब ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और वो नहीं आया था। मैं मायूसी से वापस सीट की जाने पड़ती और वहाँ बैठ गई। शायद इसकी मंजिल आ गई होगी और वो उतर चुका होगा। फिर इसने मुझे क्यों कहा कि जाओ नीचे? ये सवाल मेरे जहन में मुझे परेशान करने लगा था। मगर जैसे ही मेरी नज़र इसकी सीट के नीचे गई तो वहाँ इसका टैची केस पड़ा था। अब तो मुझे ये तशवीश से लाहक हो गई थी, वो अपना सामान कैसे भूल सकता है? भला अजीब सा सरफेरा आदमी था, इतना कीमती सामान रखकर भाग गया। न जाने इसमें क्या क्या होगा। मैं यही सोच रही थी कि अचानक इस टैची केस में से एक सुर्ख गाढ़ा महलूल निकलने लगा, जो ट्रेन के फर्श पर गिर रहा था। मैं एकदम से हैरान हुई कि शायद टैची में इसने शरबत की बोतल रखी होगी,
जिसका ढक्कन खुल गया। इससे पहले कि वो महलूल रेंगता हुआ मेरी सीट तक आकर मुझे भी खराब करता, मैं एकदम झुंझलाकर उठी और इसकी सीट की जानिब बढ़ने लगी। मैं नीचे झुकी और बेइख्तियारी मेरी उंगलियों ने इसे छुआ और मैं इसे अपने नाक के करीब ले गई तो मेरा अगला सांस रुक गया था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी खुलबली मच गई, क्योंकि वो सुर्ख रंग का महलूल शरबत तो हरगिज़ ना था। वो तो मैं पुलिस स्टेशन बैठी थी और थर थर कांपे जा रही थी, क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी पुलिस स्टेशन आई थी और वो भी अकेली। मेरा आज तक ऐसी किसी सूरत हाल से कोई पाला नहीं पड़ा था। मैंने अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा था कि एक मासूम लड़की पर ख्वामख्वाही दूसरे के जुर्म का इल्ज़ाम लग जाता है और पुलिस वाले से पकड़ कर ले जाते हैं और फिर इसे सलाखों के पीछे बंद कर देते हैं और इस पर तशद्दुद भी करते हैं। मैं आने वाली सूरत हाल के बारे में सोचकर ही परेशान हो रही थी। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर वालों को कॉल कर लेती कि मैं किसी मुश्किल में फंस गई हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन लेडी पुलिस कांस्टेबल ने ले लिया था और मेरा सारा सामान जब्त कर लिया था। इस ट्रेन पर पहली बार मैं अकेली सफ़र पर निकली थी और वो भी अपनी कज़न की शादी पर जाने के लिए। मुझे बेपनाह एक्साइटमेंट थी और अब तो मैं अपनी मंजिल के करीब तरीन थी। बेड़ा गर्क हो जाए उस शख्स का जिसने मेरे साथ न जाने किस जुर्म का बदला लिया था। मैंने इसे आइसक्रीम के पैसे क्या मांग लिए, इसने तो मुझे मुजरिम ही बनाकर रख दिया। मैं कुर्सी पर बैठी थी और कांप रही थी। मेरे सामने बैठा इंस्पेक्टर फवाद मुझे अंदर तक उतरती नज़रों से देख रहा था, जैसे जांच रहा हो कि मुझ जैसी कमज़ोर सी लड़की इतना बड़ा कारनामा कैसे कर सकती है। मैंने हकलाते हुए से कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। मुझे तो अपनी कज़न की शादी पर जाना है, मुझे लेट हो रहा है। मगर इसने कहा कि ना बीबी, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती और असल मुजरिम का पता नहीं चल जाता, हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कम अज़ कम मुझे अपने घर वालों को फ़ोन तो करने दें, मुझे अपना कोई वकील तो करने दें। आप यूं ही मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? मैं उस शख्स को जानती तक नहीं हूँ, मैंने तो इससे बात भी नहीं की। न जाने वो कौन है, कहाँ चला गया, मैं इसका नाम तक नहीं जानती। आप मुझसे इसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं, जिससे मैं ज़िंदगी में पहली बार मिली हूँ? इसने कहा कि या तो हमें असल मुजरिम तक पहुँचा दो, वरना हम तुम्हें ही हथकड़ियाँ लगा देंगे। तुम एक औरत हो, और औरत एक दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे चली जाए तो इसकी सारी ज़िंदगी पर दाग लग जाता है। इसने मुझे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं पहले ही कांप रही थी, ऊपर से मेरा सांस भी अटक रहा था। या खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे तो इस शख्स के तेवर पहले से ही बुरे लग रहे थे। वो बार बार अपने माथे पर से पसीना साफ कर रहा था और इसके हाथ भी कपकपा रहे थे। काश मैं तभी समझ जाती कि वो कितना बड़ा मुजरिम है और मैं फ़ौरन ही पुलिस को इतला दे देती, मगर मैं इसके कारनामे के बारे में बेखबर थी, जो कि इसकी सीट के नीचे पड़ा था। वो टैची केस जिसके अंदर से वो लाल रंग का गहरा महलूल निकल रहा था और जो शरबत तो हरगिज़ नहीं था, बल्कि वो एक खूबसूरत औरत की कटी हुई लाश थी, जिसे बेदर्दी से अताब का निशाना बनाया गया था। न जाने इस औरत से किस जुर्म का बदला लिया गया था। वो शख्स देखने में बिल्कुल भी जाबिर और जालिम नहीं लगता था। काफ़ी शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ लगता था इसका, मगर मैं पहली दफ़ा इंसानों को जांचने के मामले में गलत साबित हुई थी और पहली ही बार फंस गई थी। इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। मैं अगर ज़रा सा भी जानती होती तो मैं फ़ौरन से पुलिस को सारी तफसील बताकर अपनी जान छुड़वा लेती। मैं तो इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे हैवान को खुद फांसी पर लटका देखना चाहती थी, जिसने एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती की और फिर इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं पिछले 5 घंटे से वहां पर बैठी हुई थी और कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जिससे भी अपना मसला बयान करती वो यही कहता कि या तो हमें उस मुजरिम का पता बताओ या फिर खुद भुगतो। मैंने इस नौजवान का हुलिया अच्छी तरह से इन्हें समझा दिया था और ये भी बता दिया था कि वो सूट बूट से काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल लगता था, मगर ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी थीं, क्योंकि ये सारी तफसील बेकार थी। इस तरह से वो इस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते थे।
मैं 5 घंटे तक ज़ब्त के मारे बैठी हुई थी और काम पे जा रही थी, मगर फिर जब किसी ने भी मेरी बात ना सुनी तो मैंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि औरत के आंसू एक ऐसा हथियार होते हैं जो बड़े से बड़े पत्थर दिल को मोम कर देते हैं। मगर मैं भूल गई थी कि मेरे सामने मेरा कोई खड़ूस किस्म का महबूब नहीं बैठा जो मेरे आंसुओं से राम हो जाएगा, बल्कि पुलिस वाला बैठा था, और इसका तो ऐसी औरतों से रोज़ पाला पड़ता होगा। यहाँ पर औरत के आंसू और आहों की कोई वैल्यू नहीं होती। दोपहर से शाम ढल चुकी थी, मगर मेरा मसला हल नहीं हो रहा था। और ये कैसे लोग थे जो मुझे मेरे घर वालों से बात तक नहीं करने दे रहे थे। न जाने मेरे माँ बाप कितने परेशान होंगे, क्योंकि इनके मुताबिक तो अब तक मुझे पहुँच जाना चाहिए था। वो तो मुझे स्टेशन पर रिसीव करने भी चले गए होंगे। या खुदाया, वो कितने परेशान होंगे कि इनकी बेटी को क्या हुआ है, वो क्यों नहीं पहुंची। मैं बेपनाह परेशान थी। अचानक मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ था इसकी अंगूठी, जो इसके बाएं हाथ की दूसरी उंगली में कैद थी। वो बहुत ही मशहूर ज्वेलर की अंगूठी थी। मैं अंगूठियों को पहचानती थी, क्योंकि मैं खुद उस ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी के लिए जाती रहती थी, और वो लाहौर शहर का सबसे फेमस ज्वेलर था। एकदम से मैं उठ गई और कहा कि एक तरीका है मुजरिम को पकड़ने का। पुलिस इंस्पेक्टर एकदम चौंक कर मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ और कहा कि बीबी कब से पूछ रहा हूँ कि इसकी कोई निशानी बताओ जिससे हम इसे पकड़ सकें। 5 घंटे हो गए हैं और अब तुम्हारे ज़हन में ख्याल आया है, चलो बताओ फ़ौरन, जल्दी करो। मैंने कहा कि इसने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी हुई थी, मैं जानती हूँ कि वो किस ज्वेलर से इसने बनवाई होगी। आपको मैं उस ज्वेलर के पास लेकर जाऊंगी, वो मेरे बहुत जानने वाले हैं। वो हमें तमाम सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देंगे, और आप खुद इसका चेहरा कैमरे में देख लीजिएगा। मगर इसके लिए हमारा लाहौर जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो लाहौर का ही एक फेमस ज्वेलर है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो अंगूठी किसी और ज्वेलर से नहीं मिलती? अरे हज़ारों डिज़ाइन, हज़ारों तरह की अंगूठियाँ मुख्तलिफ ज्वेलर्स के पास पड़ी होती हैं। ये तो कोई ठोस सबूत ना हुआ। इसने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी, मगर मैं पूरी यकीन थी। मैंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये अंगूठी उसी ज्वेलर की है, क्योंकि अपने कज़न की शादी से 2 दिन पहले मैं इसके लिए एक खूबसूरत सा नेकलेस खरीदने गई थी उसी ज्वेलर के पास, और मैंने इसी तरह की अंगूठी वहाँ पर देखी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं पूछे बगैर ना रह सकी कि ये अंगूठी किसने बनवाई है। तो ज्वेलर ने कहा, ये कस्टमर ने ऑर्डर किया था और वो आज या कल इसे रिसीव करने ज़रूर आएगा। अगर आपको इस तरह की बनवानी है तो हम आपको बना कर देंगे, क्योंकि इस तरह की अंगूठी सिर्फ हमारे पास ही बनती है। जब मैंने ये बात पुलिस इंस्पेक्टर से कही तो वो शशो पंच में पड़ गया, मगर मुझ पर यकीन करने के अलावा इसके पास कोई चारा ना था, और ना ही कोई और सबूत था कि जिससे मुजरिम को पकड़ा जा सके। वो औरत जिसको बेदर्दी से मारा गया था वो एक रात की दुल्हन थी, और इसकी उंगली में भी वैसी ही एक अंगूठी थी, क्योंकि वो कपल रिंग थी जो शायद इसने अपनी शादी के लिए ऑर्डर की होगी। वो शख्स कितना सफाक और जालिम था जिसने शादी की रात ही अपनी दुल्हन को बेदर्दी से मार दिया था। अब हमें दोबारा से लाहौर जाना था। इस बार मैं ट्रेन की बजाय पुलिस की गाड़ी में गई थी। मेरा दिल जोर से कांप रहा था कि अगर इस अंगूठी से भी इसका सुराग ना मिला तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी, मगर मेरे पास इसके अलावा चारा ना था। मुझे बार बार अपने घर वालों की परेशानी हो रही थी, न जाने वो कितना परेशान होंगे मेरी वजह से। मैंने लेडी पुलिस कांस्टेबल की मिन्नत की कि मुझे एक बार घर में इतला देने थे, और इसे जैसे मुझ पर तरस आ गया था। इसने अपना फ़ोन निकाला और कहा कि मेरे सामने बात करो। मैंने जल्दी जल्दी कपकपाते हुए हाथों से अपने बाबा का नंबर मिलाया। उन्होंने फ़ौरन ही कॉल अटेंड कर ली। कहा कि मरीना बेटा, तुम कहाँ रह गई हो? मैं कब से स्टेशन पर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हालांकि तुमने मुझे इतला भी की थी कि मैं ट्रेन पर चढ़ चुकी हूँ। मैंने बाबा को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया, तो वो एकदम से परेशान हो गए। कहने लगे कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतने घंटे तक हरासा करने की। मैं इनकी अच्छी तरह से खबर लूँगा और ऊपर तक इनकी शिकायत करूँगा। बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। मैंने कहा कि फ़िलहाल तो मैं लाहौर तैयार हूँ। आप शर्जील भाई को कॉल करें कि वो भी उसी ज्वेलर के पास आ जाएं। फ़ोन रखा तो वो कांस्टेबल मुझे घूर कर देखने लगी, कहने लगी कि कौन हो तुम और कौन शर्जील भाई? मैंने कहा कि शर्जील मेरे बाबा के कज़न हैं, जो कि एसपी हैं। वो इस केस में आप लोगों की हेल्प करेंगे
और आपसे सवाल भी करेंगे कि एक मजलूम लड़की को आपने इतने घंटे तक क्यों हिरासत में रखा, हालांकि इसका कोई कसूर भी नहीं था, और आपने इसे अपने वकील या अपने घर वालों तक से बात नहीं करने दी। मैंने अपने लहजे को थोड़ा सा रूपदार बनाकर कहा तो वो एकदम से जैसे सहम गई। पहले मैं इनके सामने एक कमज़ोर और बेबस लड़की थी, मगर अब एकदम से मेरा बैकग्राउंड जानकर वो रूप में आ चुके थे और मेरा भी एतमाद बहाल हो चुका था। बहरहाल मुझे मुजरिम को पकड़ने में इनकी रहनुमाई करनी थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि वो मुजरिम ज़रूर पकड़ा जाए और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जब हम ज्वेलर के पास पहुंचे तो सबने मुझे दूर से ही सलाम किया, क्योंकि मैं अक्सर ही यहाँ पर आती रहती थी और मैं इनकी रेगुलर कस्टमर थी, और ये अपने रेगुलर कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। ये लाहौर की सबसे बड़ी और मशहूर ज्वेलरी शॉप थी, जिसमें डायमंड से लेकर ज़रकौन तक सब दस्तयाब था। मुझे ज्वेलरी का जुनून था, इसलिए जब भी मुझे शॉपिंग का वक्त मिलता तो मैं सबसे पहले इसी ज्वेलर के पास आती थी। मैं जैसे ही ऊपर वाले पोर्शन में गई तो अब्दुल्ला भाई दूर से ही देखकर मुस्कुराने लगे। अब्दुल्ला भाई इस शॉप के ऑनर थे। वो पुलिस वाले बड़े हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर सब लोग मुझे कितना एहतराम देते हैं, और इसलिए वो बिल्कुल शर्मिंदा शर्मिंदा से मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। अब्दुल्ला भाई पुलिस को मेरे साथ देखकर कुछ परेशान से हुए। कहा कि मरीना बेटा, क्या बात है, आज तो आप पूरी फौज को भी अपने साथ लेकर आई हैं। मैंने मुस्कुराकर इनकी तरफ देखा और कहा कि इनको एक मुजरिम के बारे में मालूमात चाहिए, जो 2-3 दिन पहले आपकी शॉप पर आया था और जिसने वेडिंग रिंग खरीदी थी। मैंने जब रिंग की साख्त और शनाख्त अब्दुल्ला भाई को बताई तो वो एकदम से कहने लगे कि अरे हाँ, वो लड़का परसों रात को ही उजलत में आया था और यहाँ से अपना ऑर्डर ले गया था। जब मैंने अब्दुल्ला भाई को इस लड़के की शक्ल सूरत बताई तो कहने लगे कि अरे वो ही तो था। पुलिस वाले एकदम से चौंके और कहा कि हमें क्या इसकी फुटेज मिल सकती है? वो मुजरिम पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा घिनौना जुर्म किया है। इसने अपनी बीवी को मारकर टैची केस में डालकर ट्रेन के अंदर रखकर खुद फरार हो गया है और इस बेचारी मजलूम लड़की को फंसा गया है। पुलिस वालों ने एकदम से मेरे लिए हमदर्दी दिखाई, जिस पर मैं तंजिया मुस्कुराने लगी कि कैसे दुबले लोग हैं। जब किसी ताकतवर इंसान से इनका पाला पड़ता है तो इसके तलवे तक चाटने लगते हैं। अब्दुल्ला भाई ने इसकी फुटेज दिखाई कि वही था। मुझे बेपनाह खुशी हो रही थी कि मेरी बारीक बीनी आज मेरा कितना काम आई, वरना तो इसका सुराग लगना मुश्किल हो जाना था। इतने में शर्जील अंकल भी आ गए। मेरी तरफ तफशीफ से बढ़े कि मरीना बेटा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो पुलिस वाले शर्जील अंकल के रूप में आ गए। शर्जील अंकल ने भी इनकी खूब क्लास ली और कहा कि इनकी शिकायत ऊपर तक करेंगे, और कहा कि ये लड़की अब तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जो भी कार्रवाई होगी तुम लोग खुद करोगे। अगर मज़ीद हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं कर दूंगा। खुदा खुदा करके मेरी इनसे जान छूटी थी और मैं घर आ गई ताकि फ़्रेश होकर कल दोबारा कराची के लिए रवाना हो सकूं। पहले ही मेरी कज़न को मुझ पर बेइंतहा गुस्सा था, मगर मैं भी क्या करती। इंसान का पाला अक्सर ही नैगानी मुश्किल से पड़ जाता है, जिसका इसे दूर दूर तक अंदेशा नहीं होता। और ये सफ़र तो मुझे हमेशा याद रहने वाला था। न जाने वो बेचारी मजलूम लड़की कौन थी जिसके ख्वाब इस दरिंदे शख्स ने शादी वाली रात को ही नोच डाले। मैं वाकई इसके बारे में जानना चाहती थी, इसलिए शर्जील अंकल को बोला कि अगर पुलिस वालों को मज़ीद कोई रहनुमाई दरकार हो तो मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, वो मुजरिम अब जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो पुलिस की नज़रों में आ चुका है। और यूँ मैं अगले दिन कराची पहुंच गई थी। अपनी कज़न से माजरत की तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आ गई इतना ही काफ़ी है। हम कज़न्स ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया था, क्योंकि इतने अरसे बाद मिले थे। इस दौरान मैं बार बार शर्जील अंकल को कॉल करके पूछती रही। बिल आखिर तीसरे दिन वो मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे था और इसने वाकई एतराफ़ कर लिया था अपने जुर्म का। वो एक नफ्सियाती मरीज़ था और जिस लड़की से इसने ज़बरदस्ती शादी की थी वो किसी और को पसंद करती थी। मगर इस मुजरिम जिसका नाम सैफ था, इसने अपनी ताकत के बलबूते पर इस लड़की को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। शादी की रात लड़की का आशिक इससे मिलने आ गया, क्योंकि इसे इल्म ना था कि इसकी शादी हो चुकी है। इसलिए वो बहुत तैश में सैफ का मुंह तोड़ने आया था, मगर इसे मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि सैफ ने इस लड़की ज़ारा और इसके महबूब को अपनी शादी की रात एक साथ देख लिया था
اور یوں زارا اس کی عتاب کا نشانہ بن گئی۔ اس کا عاشق شاید بزدل نکلا، اس لیے فرار ہو گیا، مگر زارا کمزور لڑکی تھی، اس لیے بے دردی سے اس کا قتل کر دیا گیا۔ چونکہ سیف بے پناہ جنونی انسان تھا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے ظاہری حلیے سے دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ اس حد تک ظالم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ خوبصورت چہروں کے پیچھے بھیڑیے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کریں، کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں۔